नमस्कार। हम प्रस्तुत कर रहे हैं साइंस बिहाइंड द मेडिटेशन किताब की ऑडियो बुक, जिसकी लेखिका हैं डॉक्टर रचना जैन। यह इस बुक का 4th पार्ट है, जिसमें हम इस बुक के चैप्टर नंबर 4 और 5th पर बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 मानसिक संपदा या इंटेलेक्चुअल वेल्थ। अनेक वर्षों पूर्व ही वैज्ञानिकों ने भविष्यवाणी कर दी थी कि मानव जैसे जैसे भौतिक संपदाओं से भरता जाएगा, वैसे वैसे वह बहुविध मानसिक समस्याओं का सामना करेगा। उनकी भविष्यवाणी आज सच साबित हो रही है। समस्त विश्व के मानव अत्यधिक तनावग्रस्त व परेशानी का जीवन जी रहे हैं तथा मानसिक शांति उनसे कोसों दूर है। उनकी ये मानसिक समस्याएं घटने के बजाय बढ़ती ही जा रही हैं। आर्थिक, शारीरिक तथा पारिवारिक समस्याएं, दुख, घृणा, ईर्ष्या, भय तथा लालच आदि उसे निरंतर बेचैन बनाए रखते हैं। अर्वाचीन सभ्यता ने समस्त भौतिक सुख सुविधाओं तथा मनोरंजन के अनेक साधन मनुष्य के चारों ओर उपलब्ध करा दिए हैं, लेकिन मनुष्य इनका उपभोग करने में स्वयं को अक्षम पा रहा है। उसका मन अशांत, बीमार तथा तनावग्रस्त है और इस कारण से उसका जीवन के प्रति एक ठोस, स्वस्थ तथा संतुलित दृष्टिकोण का अभाव रहता है। मानव भौतिक सुख सुविधाओं के सुख को ही सब कुछ मानता है, क्योंकि बिना भौतिक संपदा के सुखी मनुष्य की कल्पना अधूरी है। यह विचार ही उसकी आंतरिक जीवन के प्रति सजगता को कम करके बाह्य जगत के प्रति सजगता को निरंतर बढ़ाता जाता है और उसके आंतरिक तथा बाह्य जीवन में सामंजस्य का स्पष्ट अभाव होने लगता है। जो स्वयं के साथ ही सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाता, वह दूसरों के साथ प्रेम, मित्रता, एकता, मधुरता तथा सौहार्दता पूर्वक जीवन यापन नहीं कर सकता है। यदि वह आंतरिक सजगता के प्रति सजग रहता है, तो वह भौतिक सुख सुविधाओं तथा संपन्नता के अभाव में भी जीवन शांत, संतुलित और सुखी कर सकता है। मानसिक संपदा प्राप्त होने पर मानव में संतुष्टि का गुण आता है। सभी सुविधाओं के होते हुए भी यदि मानव के पास शांति व सुखी नहीं है, तो वह उन समस्त उपलब्ध सुविधाओं का उपभोग नहीं कर पाता है। मानसिक शांति न रहने पर मानव तनावग्रस्त होकर अनेक प्रकार की शारीरिक और मानसिक बीमारियों से घिर जाता है। विचारों द्वारा विचारों पर विचार करके विचारों के पार जाना विचारायाम है। भावों व विचारों का नियम प्रकृति का सिद्धांत है। ये विचारों के प्रकट होने से संबंध रखते हैं। जिस तरह भौतिक नियम होते हैं, वैसे ही मानसिक नियम भी होते हैं। हर भौतिक कार्य की नींव एक विचार ही होता है। ये नियम प्राचीन काल से अविश्राम कार्य करते आ रहे हैं और निरंतर अपना प्रभाव भी दिखाते आए हैं। ये नियम विश्व में हर जगह अपना कार्य करते हैं। कुदरत के नियम अपना प्रभाव दिखाते हैं, चाहे आप उस पर विश्वास करें या ना करें। जैसे यदि आप आग में हाथ डालोगे तो हाथ जल जाएगा। यह नियम है और यह सार्वभौमिक है। मन का दायरा सिर्फ मानव का मस्तिष्क को ही नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि मन मानव शरीर की हर एक कोशिका में है। जब हम कहते हैं कि मेरा मन उदास है या मेरा मन आज बहुत खुश है, तब उस समय मानव शरीर में रासायनिक स्तर पर वही हो रहा होता है। जब हमें शांति की अनुभूति होती है, तब उस समय मानव शरीर वैसे ही शमन रसायन बना रहा होता है। जब हम आनंद से भरे होते हैं, तब उस समय शरीर प्रतिरोधकों का निर्माण करता है
जो प्रभावी कैंसर रोधी दवाओं की तरह कार्य करते हैं। यह प्रतिरोधी प्रणाली मानव शरीर के संपूर्ण शरीर में घूमती फिरती स्नायु प्रणाली है। यह बुद्धिमान है, अतः मानव मन का कोई विचार, अनुभूति या आकांक्षा ऐसी नहीं होती है जिसकी जानकारी प्रतिरोधी प्रणाली की कोशिकाओं को ना हो। मानव शरीर की हर प्रणाली, विचार, भाव, सपना तथा हर एक अनुभूति को प्रतिरोधी कोशिकाएं सुन रही होती हैं और वैसे ही रसायनों का निर्माण कर रही होती हैं। मानव का शरीर एक बुद्धिमान तथा सटीक फार्मेसी की तरह कार्य करता है। प्रतिरोध प्रणाली एक दोस्त बैक्टीरिया या सूक्ष्म कण और दुश्मन बैक्टीरिया या सूक्ष्म कण में फर्क समझती है। यह प्रणाली शरीर को नुकसान देने वाले तथा निरापद रसायनों को पहचानती है। शरीर में जब कोई ऐसा बैक्टीरिया आता है जो पहले कभी नहीं आया, तो यह प्रतिरोध प्रणाली याद रखती है कि विकास के इतिहास में मानव ने कब ऐसे बैक्टीरिया का सामना किया था और फिर उसका ठीक वैसा ही प्रतिरोध बनाती है। हर एक रसायन को मानव शरीर निर्मित करने की क्षमता रखता है और उसे सही खुराक में सही समय पर बिना किसी दुष्प्रभाव के सही अंग में पहुंचाया जाता है। यह सारे निर्देश के साथ जाता है। यह दर्शाता है कि मानव का पूरा शरीर ही बुद्धिमानी या बुद्धि का पुंज है। मानव शरीर विचारों का क्षेत्र है। जैसा आप सोचते हैं, आपका शरीर वैसा बन जाता है। मानव अपने अनुभव व विचारों से अपने संसार की स्वयं रचना करता है। संसार देखने में भले ही वस्तुनिष्ठ लगता है, लेकिन यह वास्तव में व्यक्तिनिष्ठ है। यह आपकी अपनी व्याख्याओं से निर्मित मात्र है। इसका उत्कृष्ट उदाहरण प्लेसेबो की प्रतिक्रिया है। जब डॉक्टर लोगों को बिना दवा की मीठी गोली देकर कहते हैं कि यह दर्द मिटाने की दवा है, तो उससे करीब 30% मरीज ठीक हो गए। इस प्रतिक्रिया को प्लेसिबो रेस्पॉन्स कहा जा गया है। यह दर्द के साथ साथ अन्य रोगों के सफल उपचार में भी सफल होती है। इसके विपरीत नोसेबो प्रतिक्रिया है। अगर डॉक्टर किसी स्वस्थ व्यक्ति से कहता है कि उसे कैंसर है, जो कि इस स्तर तक फैल चुका है कि बस उसकी उम्र 6 माह बची है, अगर उस व्यक्ति का उस डॉक्टर पर विश्वास है, तो उसके मन में वैसी ही धारणा पैदा हो जाएगी जिसका परिणाम भी डॉक्टर के कहे अनुसार होगा। जिस बात पर हम विश्वास करके धारणा बना लेते हैं, यही धारणा शरीर में उन रसायनों को पैदा कर देती है। मानव शरीर के भीतर ही एक फार्मेसी है जो समुचित दवा बना सकती है। मानव अपनी धारणाओं को बदलकर शरीर की भौतिक अभिव्यक्ति को पूरी तरह बदलकर शरीर के रोगी होने या बूढ़े होने की प्रतिक्रिया को उलट सकता है। मानव के मन में एक दिन में लगभग 60,000 विचार आते हैं। इनमें से 95% विचार वही होते हैं जो कल आए थे। अनजाने में हम रोज वैसी ही ऊर्जा का निर्माण कर लेते हैं जो शरीर में ठीक वैसी ही भौतिक अभिव्यक्ति देने लगती है। चैप्टर 5, मानव मस्तिष्क। मानव मस्तिष्क सर्वाधिक विलक्षण चीज है जिससे वैज्ञानिक अभी भी पूर्णतः परिचित नहीं है। मानव मस्तिष्क काफी हद तक कंप्यूटर के सदृश है। यह ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्रतिक्षण लगभग करोड़ों संवादों तथा संवेगों को प्राप्त कर उनका संचालन, विश्लेषण, तुलनात्मक अध्ययन, प्रसारण व उन पर कार्य करता है। हमारे चेतन व अवचेतन मन में लगातार असंख्य क्रियाएं होती रहती हैं। मस्तिष्क के 10 हिस्से हैं, जिनमें से केवल एक हिस्सा ही क्रियाशील है और शेष 9 सुसुप्तावस्था में है। हम जो कुछ भी जानते या सोचते हैं, वह हमारे मस्तिष्क के केवल 10वें हिस्से की क्रियाशीलता का परिणाम है।
मस्तिष्क के ये बाकी 9 हिस्से क्रियाशील क्यों नहीं हैं? इसका कारण यह है कि इसमें ऊर्जा नहीं है। मस्तिष्क का क्रियाशील भाग तो ईड़ा और पिंगला की शक्ति से कार्य करता है, किंतु शेष 9 भागों को केवल पिंगुला शक्ति ही मिलती है। पिंगला नाड़ी जीवन है और ईड़ा नाड़ी चेतना। यदि कोई व्यक्ति जीवित हो किंतु सोचने में असमर्थ हो तो हम कहेंगे कि उसमें प्राण शक्ति तो है किंतु मनस शक्ति नहीं है। उसी प्रकार मस्तिष्क के जो हिस्से क्रियाशील नहीं हैं उनमें प्राण तो है किंतु मनस शक्ति नहीं है। नाड़ियों का तात्पर्य उन प्रभावों, मार्गों या वाहिकाओं से है जिनके द्वारा प्राण या अंतः चेतना का संचरण होता है। नाड़ियां स्थूल व सूक्ष्म 2 प्रकार की होती हैं। मानव शरीर में 72,000 नाड़ियां मानी जाती हैं, जिसमें ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना 3 प्रमुख नाड़ियां मानी गई हैं। इन 3 नाड़ियों में भी सुषुम्ना प्रमुख है। इस सुषुम्ना नाड़ी के भीतर भी एक अति सूक्ष्म नाड़ी ब्रह्म नाड़ी स्थित है। सुषुम्ना से ही शरीरस्थ सभी नाड़ियां संबंधित हैं। इसी से चेतना संपूर्ण शरीर में प्रवाहित होती है। आधुनिक विज्ञान में मस्तिष्क के सुषुप्त भागों को 10 भागों में विभक्त किया गया है, जबकि कुंडलिनी योग में इसे 6 भागों में विभक्त किया गया है। मस्तिष्क की अतीन्द्रिय शक्ति भी 6 प्रकार की होती है। ये शक्तियां विभिन्न मनुष्यों में उसके मस्तिष्क के किसी विशेष भाग की जागृति पर निर्भर करती हैं। यही कारण है कि सभी लोग दूर संवेदी या दूरदर्शी नहीं होते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि मानवीय अस्तित्व का आधार मस्तिष्क है। मस्तिष्क के संवेगों का आवागमन तंत्रिकाओं के माध्यम से होता है। इन तंत्रिकाओं के माध्यम से ही चेतना प्रवाहित होती है। वैज्ञानिक पेनफील्ड के अनुसार सामान्य चेतनात्मक प्रतिक्रियाओं में मस्तिष्क के सभी अवयव भली प्रकार से सम्मिलित हो सकते हैं, परंतु चेतना का अति आवश्यक आधार मस्तिष्क के सेरिब्रल कॉर्टेक्स के बाहर स्थित डायेंसिफेलॉन में होना आवश्यक है। सेरिब्रल कॉर्टेक्स को द बिग ग्रे ड्रीम मशीन भी कहा जाता है। सेरिब्रल कॉर्टेक्स में अंतर्निहित विशिष्ट क्षेत्रों का समूह संवेदी एवं मोटर नियंत्रण के विभिन्न पहलुओं को संचालित करता है। थैलेमस से कॉर्टेक्स में जितने तंत्रिका तंतु प्रवेश करते हैं, उससे 10 गुने से अधिक संख्या में तंत्रिका तंत्र केवल कॉर्टेक्स से थैलेमस में जाते हैं। इस तरह कॉर्टेक्स प्रोसेसर का एक ऐसा सेट है जो संवेदनाओं एवं थैलेमिक निर्देशों के बीच मध्यवर्ती भूमिका अदा करता है। औतिकी के अनुसार सेरिब्रल कॉर्टेक्स धूसर रंग के तंत्रिका कोशिकाओं न्यूरॉन्स की एक परत होती है जो श्वेत वर्ण के तंत्रिका तंतुओं के मोटे बंडल पर लिपटी होती है, जिसे सेरिब्रल मेडुला भी कहते हैं। कॉर्टेक्स की 6 प्रमुख परतें होती हैं। सबसे ऊपरी परत सामान्य थैलेमस द्वारा प्रेषित संदेशों और कॉर्टेक्स के अन्य अवयवों के साथ साथ कुछ विशिष्ट क्षेत्रों से प्रेषित संदेशों को ग्रहण करती है। इसकी निचली परत से अनेक तंतु निकलते हैं जो अधिकांशतः थैलेमस तथा कॉर्टेक्स के अन्य हिस्सों से अत्यधिक मात्रा में जुड़े होते हैं। लीवेट बंधुओं एवं उनके सहयोगियों ने पाया है कि जब एक व्यक्ति के दुर्बल उद्दीपन के प्रति सजग नहीं होता है, तब भी सेरिब्रल कॉर्टेक्स में अनुक्रिया के रूप में कुछ क्रियाशीलता दृष्टिगोचर होती है। लीवेट बंधुओं का यह कार्य अचेतन प्रत्यक्षण की अवधारणा को दृढ़ तंत्रिका शरीर क्रिया वैज्ञानिक न्यूरोफिलोसॉफिकल आधार प्रदान करता है और यह भी दर्शाता है कि सेरिब्रल कॉर्टेक्स का एक वृहद अंश चेतना अनुभव की उपस्थिति में भी सक्रिय रहता है। सेरिब्रल कॉर्टेक्स की सक्रियता के अनुभव के प्रति असंवेदनशीलता को लीबेट ने अपने 1979 में किए गए अध्ययन द्वारा पुनः परिपुष्ट किया है।
उन्होंने चैतन्य रोगियों के सेरिब्रल कॉर्टेक्स को विद्युत झटकों से उत्तेजित किया और तदुपरांत इस शोध में सफल हुए कि किसी भी प्रकार के उद्दीपन के चेतन अनुभव के लिए उद्दीपन का कम से कम 0.5 सेकंड तक निरंतरता होनी आवश्यक है। थैलेमस सेरिब्रल कॉर्टेक्स की संपूर्ण निचली सतह से जुड़ा हुआ है। यह अनेक कॉर्टिकल प्रोसेसरों का मिलन बिंदु होने के साथ मस्तिष्क के शेष हिस्सों से आने वाली स्वतंत्र सूचनाओं का प्राप्ति स्थल भी है। थैलेमस बहुत ही छोटी एवं मध्यम आकार की न्यूक्लियाई में बटा हुआ है। ये न्यूक्लियाई तंत्रिका तंत्र में चलने वाली प्रत्येक प्रक्रिया से सूचना प्राप्त करती हैं। यदि थैलेमस में चेतन अनुभवों का स्थान है, तब इस स्थिति में थैलेमस में होने वाली किसी भी प्रकार की चोट, घाव अथवा विकृति से चेतन अनुभवों का होना समाप्त हो जाना चाहिए अथवा इनमें पर्याप्त अंशों तक कमी आ जाना चाहिए। प्रयोगों द्वारा पाया गया कि वास्तविकता में ऐसा ही होता है। थैलेमस में होने वाली क्षति यथार्थ में व्यक्ति का साथ चेतना के संबंध को समाप्त कर देती है। चेतना शून्यता एवं थैलेमस के मध्य दिए गहन संबंधों पर प्रकाश डालने पर चेतना का प्रस्फुटन स्थान थैलेमस के ही अणु परमाणु द्वारा विनिर्मित विशिष्ट संरचना में ही कहीं छिपा प्रतीत होता है। लारेस, बोगेन आदि न्यूरो विद्वानों के शोध अन्वेषण के आधार पर थैलेमस के अंतर्गत इलेक्ट्रोलैमिनर न्यूक्लियाई ही चेतना का उद्गम स्थल है। विज्ञान वेत्ताओं का कहना है कि शरीर के जिस अंग में जितने अधिक जीन्स हैं, वह उतना ही शक्तिशाली तथा महत्वपूर्ण है। मानवीय जीवन की सभी क्रियाकलापों का संचालन करने वाले मस्तिष्क में सर्वाधिक 3195 जीन्स होते हैं। नवीनतम अध्ययनों के अनुसार जीन्स मानवीय मानसिकता को बहुत प्रभावित करते हैं। वैज्ञानिक मानव की बौद्धिक क्षमताओं एवं भाववृत्तियों का कारण इन्हीं गुण इकाइयों को मानते हैं। वैज्ञानिकों ने कुछ वर्ष पूर्व ही डीएनए का प्रतिमान बना सके हैं। यही माता पिता की विशेषताओं को भावी पीढ़ी में आरोपित करता है। यह माता के ओवम तथा पिता के स्पर्म में भी पाया जाता है। प्रत्येक डीएनए अपने अंदर क्रमिक विकास की आदि से अंत सारी प्रक्रिया का संपूर्ण इतिहास अपने अंदर समेटे रहता है। इस तरह हम कह सकते हैं कि प्रत्येक डीएनए में अतीत की सारी स्मृतियों को सुरक्षित रखा जाता है। यह यात्रा तब से शुरू होती है जब जीवन जल में तैरकर एक कोशिकाओं में पूर्ण जीवन व्यतीत करता था। उसके पश्चात उभयचर में परिवर्तित होकर जल से थल तक की यात्रा संपन्न हुई। थल से आकाश की ओर उड़ान इस जीव का विकसित रूप है और अंत में मानव तक विकसित होने की संपूर्ण यात्रा का विवरण इसी डीएनए में अंकित है। मनुष्य ब्रह्मांड का ही एक लघु रूप है। डीएनए व्यक्ति के रंग, रूप, बालों के रंग, आंखों के रंग, ऊंचाई, शरीर की बनावट, आदतें व संस्कार आदि को एक से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाता है। यह शरीर की हर एक कोशिका में पाया जाता है। जीवन का मूल रूप का निर्धारण डीएनए द्वारा होता है और मानव उस पर चलने पर बाध्य होता है। लेकिन वातावरण, परिस्थितियां, आसपास के लोग, आपके आदर्श, रोल मॉडल तथा अनुभव से भी जीवन प्रभावित होता है और इस प्रभावी कारक को बदलकर जीवन को बदला जा सकता है। इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट मंथ यूएनए ने सन 1990 से 2003 तक डीएनए और इंटेंशनली जनरेटेड इमोशन विषय पर अनुसंधान किया, जिसका निष्कर्ष उनके न्यूज़लेटर में कंफर्मेशन ऑफ डीएनए मॉड्यूलेशन विथ हार्ट फोकस्ड इंटेंशन के नाम से छापा गया। उन्होंने मानव के डीएनए को टेस्ट ट्यूब में बंद करके
कुछ व्यक्तियों को उस पर अपना पूर्ण ध्यान केंद्रित करते हुए कुछ विशिष्ट मनोभावनाओं को जगाने को कहा गया। ऐसा करने पर टेस्ट ट्यूब में बंद डीएनए पर उनकी स्पष्ट प्रतिक्रिया पाई गई। नकारात्मकता के प्रभाव से डीएनए में मरोड़, अकुंचन तथा सकारात्मकता से खुले, शांत व स्वस्थ डीएनए पाए गए। अमेरिकन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ जनरल मेडिकल साइंस व रैपिड आई इंस्टीट्यूट यूएसए ने भी उक्त प्रयोग की पुष्टि की है। एंडेला ला ब्रैक ने अपनी किताब हाउ टू प्रोग्राम योर डीएनए एवं हैरी कार्पेंटर ने अपनी किताब द जीनी विद इन में यह स्पष्ट किया है कि अवचेतन मन, सेल्स व डीएनए का आपस में गहरा तालमेल है तथा अवचेतन मन में जमे गहरे विश्वास, भावनाएं तथा विकार डीएनए के नैसर्गिक प्रोग्राम पर प्रभाव डालते हैं, जिससे डीएनए द्वारा सेल को दिए जाने वाले निर्देश उन विचारों व भावनाओं के अनुरूप बदल जाते हैं। मानव शरीर में कुछ ऐसे स्थान होते हैं जहां चेतना या प्राण शक्ति प्रसुप्त अवस्था में स्थित होती है। उन स्थानों को चक्र कहा जाता है। तंत्र विज्ञान के अनुसार मानव शरीर में ऐसे 7 प्रमुख केंद्र होते हैं: मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुरी, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा तथा सहस्त्रार चक्र। ये चक्र मानव की चेतना के स्तर को दर्शाते हैं। जैसे जैसे इन चक्रों का जागरण होता है, वैसे वैसे चेतना क्रमशः विकसित होती जाती है। मन के विभिन्न स्तरों के जागरण के लिए ये चक्र एक मार्गदर्शक या ब्लूप्रिंट की तरह कार्य करते हैं। इन चक्रों के क्रमिक जागरण के साथ साथ ही चेतना का आरोहण होने लगता है। वर्तमान में वैज्ञानिक के लिए चक्रों को ही समझ पाना सरल नहीं है। सर्वप्रथम तो यह जानना ही कठिन है कि चक्र स्थूल शरीर में है या सूक्ष्म शरीर में है। यदि स्थूल शरीर में है तो वे कहाँ स्थित हैं, और आधुनिक विज्ञान सूक्ष्म शरीर को तो मान्य ही नहीं करता है। एक प्रतिष्ठित जापानी वैज्ञानिक डॉक्टर हिरोशी मोटोयामा ने एक ऐसी मशीन का आविष्कार किया है जिससे शरीर की प्राण शक्ति को नापा जा सकता है। जापान के अस्पतालों में इस मशीन का उपयोग बीमारी के लक्षण उभरने के पूर्व ही उसके होने की संभावना का पता लगाने के लिए किया जा रहा है। दूसरी मशीन है चक्र। इसके द्वारा रीढ़ में स्थित अतीन्द्रिय केंद्रों में होने वाले उद्दीपनों का पता लगाया जा सकता है। यह मशीन अतीन्द्रिय केंद्रों में होने वाले आवेगों के परिवर्तनों को रिकॉर्ड कर सकती है। हमारे शरीर के निर्माण अनेक कोशिकाओं के संगठन से हुआ है। समान संरचना व कार्य वाली कोशिकाएं संगठित होकर ऊतक, ऊतकों के संयोजन से अंग, अंगों के संयोजन से तंत्र व तंत्रों के संयोजन से शरीर संगठित होता है। प्रत्येक कोशिका एक चैतन्य केंद्र होती है क्योंकि चेतना सर्वव्यापी है। मानव शरीर जहाँ चैतन्य ऊर्जा की बहुलता होती है, वहीं कुछ विशिष्ट शक्ति केंद्र होते हैं। योग ग्रंथों में इन विशेष चैतन्य शक्ति केंद्रों को चक्र कहा जाता है। शरीर शास्त्रियों व चिकित्सकों ने इनकी समानता अंतःस्रावी ग्रंथियों से की है। एक्यूप्रेशर विशेषज्ञों ने इन्हें विशेष प्रकार के जैव विद्युत चुंबकीय क्षेत्र बायो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड माना है। यहाँ पर इस बुक का चतुर्थ पार्ट, जो कि चैप्टर नंबर 4 एवं 5 तक था, समाप्त होता है। आशा है कि आपको यह पसंद आ रही होगी। इसके सभी पार्ट आपको प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ और मिलते हैं इसके 5वें भाग में। नमस्कार।